सीटेट पेपर में प्रश्नों का लेवल किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसको आप इस वीडियो में देखेंगे। सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के 5वें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 11 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी, उस पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 50% आपका पैराग्राफ यानी 15 अंक का पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्टली पैराग्राफ को पढ़ करके आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो मेनली हमें जो फोकस करना है वो 15 नंबर का जो पेडागोजी पूछा जाता है उस पर करना है। तो इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी पर ही डिस्कस करने वाले हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को मदद करने की जरूरत है। देखिए, बुनियादी कहने का मतलब कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पर जब बच्चे के लिए फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, यानी कि अभी वो पढ़ना नहीं जानता है, वो पढ़ने की कुशलता उसमें लाने के लिए शुरुआती जो बच्चे की हेल्प की जाएगी, उसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि उसकी मदद करेगा बच्चे को पढ़ना सीखने के लिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। अब यहां पर ध्यान दे दीजिएगा, एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताइए, उसके पूर्व अनुभव, उसके पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए नए शिक्षा से जोड़ने की बात करता है। बच्चे के लिए जो पूर्व ज्ञान है वह चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बच्चा उसमें सहज है। जैसे बच्चे को मान लीजिए क बताना है तो क बच्चे को क से कबूतर करके बताया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा परिवेश में कभी ना कभी तो कबूतर देखा होगा, परिवेश से जोड़ करके उसको बताने की बात की जाती है। ख से बच्चे को खरगोश बताया जाता है, क्योंकि खरगोश वो अपने परिवेश में देखा हुआ है। तो ये सब एनसीएफ 2005 के अनुसार उसके परिवेश का पार्ट है, और इससे जोड़ करके बच्चे को वर्ण सिखाया जा रहा है, यानी कि भाषा सिखाई जा रही है। तो चौथे विकल्प में जो कहा जा रहा है कि पठन से पूर्व यानी पढ़ने से पूर्व उसको नए शब्द और चुनौतीपूर्ण शब्दों से के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। तो यहां पर जो शब्द बताया गया क से कबूतर, क्या कबूतर उसके लिए नया शब्द था? नहीं, बल्कि वह अपने परिवेश में देखा था उसने। ख से खरगोश, खरगोश उसके लिए नया शब्द था? नहीं। तो ये सब नया शब्द नहीं बताना चाहिए और चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी वो जान रहा है जो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताइए। तो जब पूर्व ज्ञान है तो वो उसके लिए नया शब्द कहाँ हुआ, वो तो उसे परिचित होना चाहिए ना। और चुनौतीपूर्ण तो बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए नेगेटिव है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। वैविध्यपूर्ण का मतलब कि विविध प्रकार के तकनीकों का प्रयोग करने की बात की जा रही है। तो यहां पर ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तकनीकों की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा विकल्प दिया गया है, कक्षा विशेष के सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। देखिए, जहां पर भी मानक शब्द आ जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है। कोई दृष्टिबाधित है जो देख नहीं सकता, कोई श्रवणबाधित है जो सुन नहीं सकता, इसलिए मानक सबके लिए परीक्षण संभव ही नहीं है। तो मानक जहां पर भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वैयक्तिक। वैयक्तिक का मतलब कि इंडिविजुअल की बात की जा रही है। इंडिविजुअल अलग अलग सबकी जरूरतें होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखेंगे तो समावेशी कक्षा को सपोर्ट किया गया। समावेशी कक्षा क्या होता है? एक ही कक्षा में अलग अलग जरूरत, जैसे कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवणबाधित है, कोई पैर से विकलांग है, कोई नॉर्मल बालक है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बहुत कमजोर है, तो सबकी जरूरतें अलग अलग होंगी। तो सबकी जरूरतों का अलग अलग ध्यान देने के लिए प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पर फोकस करना चाहिए एज ए टीचर। ठीक है, साथ ही साथ विभेदित अनुदेशन। विभेदित अनुदेशन का मतलब कि सबको जो इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा दिया जाएगा वो अलग अलग दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। समावेशी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो जब उसको पढ़ना सिखाया जाएगा तो उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत यह है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पढ़ना सिखाया जाए, ताकि वो छू करके महसूस कर सके। तो यहां पर जो उसको अनुदेशन दिया जाएगा वो ब्रेल लिपि के अनुसार उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल बालक है जो देख सकता है उसको ब्रेल लिपि तो दिया नहीं जाएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इसीलिए यहां पर विभेदित अनुदेशन का प्रयोग किया गया है। अब मैंने तीसरे विकल्प में भी स्टार लगाया था, यानी यह भी सही हो सकता है, लेकिन तीसरा विकल्प जो है वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए, तो वैविध्यपूर्ण तकनीक यानी कि अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करना सभी बच्चों के लिए, तो ये तो पहले से इसमें शामिल है ना, क्योंकि विभेदित अनुदेशन का मतलब कि सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है।
सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन पहला वाला जो विकल्प है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि तीसरे विकल्प में केवल अलग अलग तकनीक की बात की जा रही है, लेकिन पहले विकल्प में इंडिविजुअल लेवल पर उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनके आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए उनको पठन कुशलता यानी कि सिखाने के लिए प्रेरित करने की बात की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईआरटी दोनों कहता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ब्रॉड सेंस में है, इसलिए ये सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है, इसलिए अब ये संकुचित हो जाएगा और हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 2 की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द किस प्रकार के हैं, ध्यान से समझिएगा। किस शब्द की बात की जा रही है? परिचित शब्दों की बात की जा रही है। परिचित शब्द यानी बच्चे जिससे पहले से इंट्रोड्यूस्ड हैं, उनसे पहले से परिचित हैं। तो ऐसे शब्द जो कि बार बार बच्चे के सामने आते हैं, उसी से तो बच्चा परिचित होगा। तो ऐसे शब्द जो बार बार मुद्रित सामग्री में आते हैं या फिर बार बार बोलने चालने की भाषा में वो प्रयोग किए जाते हैं, इसी प्रकार के शब्दों को हम लोग सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं, जिसे साइट वर्ड्स बोला जाता है। साइट का मतलब होता है दिखना। अब वे शब्द जो बार बार दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है, जब मुद्रित विषय सामग्री यानी जब प्रिंटेड विषय सामग्री है, तो प्रिंट का मतलब क्या होगा? प्रिंट तो बोलेगा नहीं, उसे आप पढ़ेंगे ही ना, यानी देखेंगे ही, इसीलिए इसे साइट वर्ड बोला जाता है, जो कि बार बार शब्द दिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान। एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो जितनी ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान होगा, जाहिर सी बात है बच्चों के लिए वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि बहुभाषिकता की बात एनसीईआरटी में की गई है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करके वो विद्यालय की औपचारिक भाषा के बारे में सीखेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है, यानी कि पहले हमारे देश में जो 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट था, जिसमें पहला मदर टंग, दूसरा आंग्ल भाषा जिसे अंग्रेजी भाषा के नाम से जानते हैं, और तीसरा अब एक फॉरेन लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा जब वो सीनियर सेकेंडरी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा बच्चे भाषा जानते हैं या फिर टीचर जानते हैं, वह उनके ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि उनके लिए हेल्प करता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। समनुरूप मतलब कि नवीन कक्षा, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में बच्चा था, अब नवीन कक्षा 4 में जब हो गया, 3 में पहले से था और 4 में जब हो गया तो नवीन कक्षा हो गया। यानी कहा यह जा रहा है कि नए कक्षा में जाने पर वह उस कक्षा के समनुरूप करता है, यानी कि कक्षा 4 का जो कंटेंट होगा, जैसे विज्ञान में, हिंदी में, संस्कृत में, तो कहा यह जा रहा है कि एक से अधिक भाषा अगर बच्चे जानेंगे तो उस सभी कंटेंट को वो आसानी से सीख सकते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं हिंदी जानता हूं, इंग्लिश जानता हूं, भोजपुरी जानता हूं, असमिया जानता हूं, तमिल जानता हूं, तेलुगु जानता हूं, मलयालम जानता हूं, तो इतनी भाषाओं को जानने के साथ क्या मैं विज्ञान को सीख पाऊंगा? कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज अपने आप को एक्सप्रेस करने का मात्र एक माध्यम है, जबकि विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, वो अलग सब्जेक्ट है। कहने का मतलब कि वो सब्जेक्ट आप उसके बारे में पढ़ेंगे तभी जानेंगे। लैंग्वेज सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने का माध्यम मात्र है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का माध्यम मात्र है। और यह विकल्प क्या कह रहा है कि कक्षा 4 में यानी नवीन कक्षा में जब बच्चा जाएगा तो उसके समरूप हो जाएगा, यानी कि उस कक्षा के कंटेंट को वो आसानी से सीख सकता है अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज वो जानता है। तो लैंग्वेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने का उसको माध्यम मिल रहा है, ना कि वह विज्ञान स्वतः थोड़ी सीख पाएगा। विज्ञान पढ़ेगा तभी तो सीखेगा, सामाजिक अध्ययन पढ़ेगा तभी तो सीखेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं एक से ज्यादा लैंग्वेज जान रहा हूं तो हाई स्कूल को बिना पढ़े ही पास कर जाऊंगा। जाहिर सी बात है, हाई स्कूल के जितने भी कंटेंट होंगे, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के, उनको पढ़ना तो पड़ेगा ना। भाषा हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मात्र माध्यम देती है। विज्ञान का कंटेंट ऐसा थोड़ी कि बिना पढ़े आप सीख जाएंगे अगर एक से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो देखिए ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप भाषाएं जानेंगे, नया लैंग्वेज सीखने में आपको उतनी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जितने भी लैंग्वेजेज होते हैं सबका व्याकरण लगभग कॉमन होता है, सामान्य होता है, समान होता है। जैसे कि हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं, उसी को अंग्रेजी में आप नाउन पढ़ते हैं। हिंदी में आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, उसी को
माफ कीजिएगा, हिंदी में आप सर्वनाम पढ़ते हैं उसी को अंग्रेजी में प्रोनाउन पढ़ते हैं, हिंदी में आप क्रिया पढ़ते हैं उसी को अंग्रेजी में आप वर्ब पढ़ते हैं। तो जो कुछ भी नियम आप हिंदी में पढ़ रहे हैं व्याकरण के, वही नियम अंग्रेजी में भी है और वही नियम अन्य भाषाओं में भी है। तो एक लैंग्वेज जब आपने सीख लिया, यानी कि व्याकरण जो आपने एक लैंग्वेज में सीखा है वही व्याकरण दूसरे लैंग्वेज में भी एडॉप्ट करना होगा और दूसरे लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं वही व्याकरण के नियम अप्लाई होते हैं। इसलिए एक लैंग्वेज जब बच्चा सीखता है तो दूसरे लैंग्वेज को सीखने में यह हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि उसकी मदद करता है। तो यह विकल्प गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि चूंकि व्याकरण तो सबका कॉमन है, तो उस कंडीशन में एक लैंग्वेज अगर मैंने सीख लिया, हिंदी सीख लिया, तो अंग्रेजी सीखने में मुझे आसानी होगी। क्योंकि जैसे आप हिंदी सीख लेते हैं तो कैसे आप संस्कृत आसानी से सीखने लगते हैं, क्योंकि वही सब नियम संस्कृत में भी हैं, बस शब्दावली अलग है, लेकिन व्याकरण के नियम वही होते हैं। इसलिए एक भाषा सीखने के बाद से नई भाषा सीखने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह किस चीज़ का अभ्यास करा रही है? ध्यान से समझिएगा। किसी भी चीज़ को पढ़ते समय उसका अर्थ ग्रहण करना और गहराई से उसे समझना, किसी भी चीज़ को गहराई से समझना, यानी कि एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के प्रत्येक वाक्य का बच्चे मीनिंग समझ रहे हैं और उस प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द का अर्थ बच्चे समझ रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे गहनता से पढ़ना बोलते हैं, यानी गहन पठन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? देखिए, वास्तविक और व्यवहारिक स्थिति का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी कक्षा में सिचुएशन चल रहा है, जैसे दो बच्चे का आपस में बातचीत करा दिया गया, तो यहाँ पर बच्चे को लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, लेकिन आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनको एक सिचुएशन दे दिया गया कि आपको इस मुद्दे पर बातचीत करनी है। तो उस सिचुएशन के आधार पर बच्चे भाषा को सीख रहे हैं, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा हो रहा है, ये सिचुएशन पर आधारित है, इसलिए इसे स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही आपसे बोला गया है कि वास्तविक और व्यवहारिक स्थिति। देखिए यहां पर सिचुएशन की बात की जा रही है, पर्टिकुलर एक सिचुएशन दे दिया गया है, इसीलिए इसे सिचुएशन बेस्ड यानी कि स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं? तो देखिएगा, पठन पूर्व नाम से ही स्पष्ट है कि पढ़ना प्रारंभ करने से पहले वाले कार्य कौन से होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि बच्चे को जब पढ़ना शुरू कराया जा रहा है, उससे पहले उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्तर का बच्चा है, तो प्राइमरी स्तर का बच्चा हो सकता है वो घर से रो करके आया हो सकता है वह किसी चीज़ को लेकर के दुखी हो, तो डायरेक्टली जब आप उसे पढ़ाने जाते हैं तो वह पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस नहीं दे पाता है। इसलिए पहले बच्चे को कंफर्टेबल करना होता है। कंफर्टेबल कैसे किया जाएगा? हो सकता है कोई गेम खिला दिया जाए, लैंग्वेज गेम, हो सकता है कि कोई पहेली पूछ लिया जाए, हो सकता है कि कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करा दी जाए बच्चों से। इन सभी के माध्यम से बच्चे क्या होंगे, वो थोड़ा सा सहज हो जाएंगे। जैसे वो रोते हुए मान लीजिए घर से आया था, उसका माइंड क्या था, अपसेट था, हो सकता है वो चॉकलेट के लिए रो रहा हो सकता है कि वो विद्यालय ना आने के लिए रो रहा हो। तो सबसे पहले उसके माइंड में जो इमोशंस चल रहे हैं, दुखी वाला निगेटिव इमोशन जो है, उनको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन जो होते हैं वो बच्चे के संज्ञान को पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट डालते हैं। यानी बच्चे का इमोशन पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ने से पहले उसके इमोशन जो कि निगेटिव था उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जाहिर सी बात है उसको खुश करके। खुश कैसे कर पाएंगे? जिसमें वो रुचि लेगा। रुचि किस में लेगा? जिसमें उसको मन लगेगा वो काम करने में। यानी खेल खिला दीजिए, या फिर कोई एक्टिविटी करा दीजिए, या फिर बच्चों को कोई कहानी सुना दीजिए, या फिर बच्चों से कोई पहेली पूछ लीजिए जिसमें बच्चा रुचि लेता है। तो इन सब के माध्यम से धीरे धीरे बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा इन्वायरमेंट में और वो अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। तो यहां तो मूल्यांकन आता ही नहीं है, मूल्यांकन यहां पर होता ही नहीं है। कहने का मतलब कि पठन पूर्व कार्य का मतलब कि बच्चे को कंफर्टेबल करना है उस इन्वायरमेंट में ताकि वो पढ़ने के लिए तैयार हो।
मूल्यांकन यहां पर कहां आ रहा है, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। कठिन शब्द कब आएगा, जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अभी पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पठन पूर्व कार्य की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। चौथा विकल्प देखिए, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने में। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, पठन सामग्री में जो व्याकरण के बिंदु आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है। पठन सामग्री का व्याकरण का चर्चा कब होगा, जब पाठ पढ़ना शुरू किया जाएगा, अभी पढ़ना शुरू ही कहां किया गया है, पठन पूर्व की बात की जा रही है, तो ये तो निगेटिव हो गया ना, क्योंकि पढ़ना जब बच्चा शुरू कर देगा उस समय तो व्याकरण के पॉइंट आएंगे। यहां पर अभी बच्चे के पढ़ने से पहले का काम पूछा जा रहा है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है, ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। देखिए, पाठ्य वस्तु में यानी जो कंटेंट बच्चे को पढ़ाना है उसके लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए और उस कंटेंट में वो एंट्री कर जाए, यानी कि कम से कम कंफर्टेबल होने के बाद से वह उस चीज़ों में रुचि लेने लगे और साथ ही साथ वो बच्चा खुद से इंटरनली मोटिवेट हो जाए चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि बच्चा जिस काम में रुचि लेने लगता है वह उसे करने के लिए खुद से तत्पर रहता है। ये तत्परता का नियम आपने थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत पढ़ा होगा। तो बच्चे का रुचि उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस प्रकार से बच्चा घर से रोते हुए आया था चॉकलेट के लिए या फिर किसी भी कारणवश वो दुखी हो सकता है, तो उस दौरान जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं होता है, इसलिए बच्चे को कंफर्टेबल करना जरूरी होता है। और इसी कंफर्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हैं या फिर कुछ ऐसी गतिविधि कराते हैं जिसमें बच्चा रुचि लेने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि पठन पूर्व कार्य क्या होते हैं, ताकि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो और कंटेंट में अब प्रवेश करे और धीरे धीरे इंटरनली मोटिवेट हो चीजों को सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। किसी भी भाषा को जब बच्चा अनौपचारिक तरीके से यानी घर पर लोगों का अनुकरण करते हुए सीखता है तो उसमें कौन कौन से चरण आते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला बच्चा कूकना सीखता है, उसके बाद बबलाना सीखता है, उसके बाद समग्र बोधि अवस्था यानी सभी शब्दों के बारे में बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। समग्र यानी कि सबके बारे में, और बोधि मतलब कि समझने के सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद से दो शब्दीय अवस्था यानी बच्चे दो शब्द को बोलना सीखते हैं, और अंत में तार शैली वाक, तार का मतलब कि करंट फ्लो, जिस प्रकार से धारा प्रवाह बोला जाता है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, कूकना सीखेगा, फिर बबलाना सीखेगा, फिर सभी शब्दों के बारे में उसकी समझ विकसित होगी, फिर दो शब्दों वाली अवस्था आएगी जिसमें बच्चा दो शब्द को बोल पाएगा, और अंत में क्या करेगा, वो फ्लो में उस भाषा का प्रयोग कर पाएगा, उस भाषा को बोल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों के बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक अनुच्छेद है, कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में एक एक शब्द के बजाय पूरे पैराग्राफ का थीम, देखिए बोला गया पूरे पैराग्राफ का थीम यानी पूरे पैराग्राफ का अर्थ और उसकी भाषा को पूर्णता में देखना, यानी पहले थीम आ रहा है उसके बाद एकल शब्दों की बात की जा रही है। ध्यान से समझिएगा, पहले पूरे पैराग्राफ का थीम यानी पूरे पैराग्राफ का अर्थ, उसके बाद पैराग्राफ के वाक्य, उसके बाद पैराग्राफ के शब्द, उसके बाद पैराग्राफ के वर्ण, यानी हम लोग कैसे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, यानी कि संपूर्ण से अंश की तरफ चल रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं, अधोगामी उपागम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसके ठीक उलट एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे पहले शब्दों के बारे में जानते हैं, उसके बाद से ऐसे पूछा जाता है, पहले बच्चे वर्ण से शुरुआत करते हैं, फिर शब्दों को जान रहे हैं, फिर वाक्यों को समझ रहे हैं, और उसके बाद से पैराग्राफ को समझ रहे हैं। यानी कि देखिए, सबसे छोटी इकाई से शुरू करके बच्चा सबसे उच्चतम स्तर तक जा रहा है, यानी कि ये क्या है, ये अंश से पूर्ण की तरफ है, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो अगर इसके जस्ट उल्टा प्रश्न रहता है, जैसे प्रश्न में देखिए अर्थ की बात की गई यानी पहले थीम की बात की गई है, तो थीम ऊपर से नीचे की बात करता है, और जब वर्ण से लेकर के थीम की बात की जाएगी तो वो नीचे से ऊपर होगा, जिसे हम लोग ऊर्ध्वगामी कहेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर ये होगा। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दोनों में अंतर क्या होता है ये बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक किसके माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। देखिएगा, बच्चा खराब अंक कब पाएगा, जब उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, यानी कि कॉन्सेप्ट समझने में आ रही दिक्कत, उनकी कारणों, उनके परेशानियों को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए एज ए टीचर मैंने कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को बताया और उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, तो उनकी समस्याओं, उनकी दिक्कतों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले आ पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की किस प्रकार से मदद करेंगे? ध्यान से समझिएगा। जब बच्चा समूह में कार्य कर रहा है, ग्रुप में कार्य कर रहा है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी लिखित परीक्षा ली जाती है, लिखित परीक्षा कैसे होगा? इंडिविजुअल होगा, यानी अकेले वो परीक्षा देगा, तब उसके अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब ग्रुप में बात आती है तब वो सक्रिय रहता है और अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक शिक्षक के तौर पर आप उसकी क्या मदद करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर आपको सही उत्तर मिलने में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उन उत्तरों को पहले काट दीजिए जो कि बिल्कुल गलत हैं। जैसे देखिए, इस प्रश्न का आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं उस विकल्प को पहले काटने जा रहा हूं जो कि इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। देखिए, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। नियमित परीक्षण का मतलब लगातार उसको टेस्ट देने की बात की जा रही है, लगातार उसका परीक्षण करने की बात की जा रही है। तो फिर एज ए टीचर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ निभाई? बच्चे को आप रोज कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, कुछ टेस्ट दे दे रहे हैं, तो बच्चा उसमें रुचि तो वो पहले से नहीं ले रहा है ना, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो अगर आप उसको रोज रोज टेस्ट देंगे तो वो उस पर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, तभी तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले उस बच्चे की रुचि जागृत करनी पड़ेगी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए, यानी लिखित परीक्षा के लिए। ये कैसे होगा? जब बच्चे पे अचानक से बोझ ना डाला जाए। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि नियमित परीक्षण, यानी कि रोजाना उसको टेस्ट लेने की बात की जा रही है, रोजाना उसका परीक्षण करने की बात की जा रही है, जो कि बच्चे के लिए बोझ हो जाएगा। इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें। यहां पर देखिए, आपको यह विकल्प लग रहा होगा कि पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी यह विकल्प निगेटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि कोई एक बच्चा हो जिसके माता पिता अनपढ़ हैं, तो क्या वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी कि एज ए टीचर हम हर एक माता पिता से उम्मीद नहीं रख सकते कि वह उस बच्चे के पढ़ाई में मदद करे, क्योंकि बच्चे के माता पिता अगर अनपढ़ हैं तो वो उसकी मदद कैसे कर पाएंगे पढ़ाई में? इसलिए यह विकल्प निगेटिव माना जाएगा। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चे के माता पिता यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है। तो यहां पर अगर बच्चे के लेखन में रुचि उत्पन्न नहीं हो पा रही है तो इसकी जिम्मेदारी बच्चे की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी टीचर की है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे को कमतर आके या फिर बच्चे की गलती को उजागर करे, वो हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा सक्रिय, बच्चा सब कुछ सीखने के लिए प्रेरित है अगर उसको सही शिक्षण विधि के माध्यम से सिखाया जाए। अगर बच्चा लिखने में रुचि नहीं ले रहा है, इसका मतलब यह है कि ये टीचर ने उसको सही तरीके से लिखना नहीं सिखाया है। तो यहां पर फेल्योर किसका है? यहां पर फेल्योर सिस्टम का है, विद्यालय का है, टीचर का है, ना कि उस बच्चे का है, क्योंकि आपने सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया, जिसकी वजह से वह रुचि नहीं ले रहा है उस लिखने में। ठीक है, तो यहां पर फेल्योर टीचर का है, ना कि बच्चे का। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में हो गया, क्योंकि बच्चे के निगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, और कोई भी विकल्प जो कि बच्चे के लिए निगेटिव शब्द का प्रयोग करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। अब देखिए, यहां पर बच्चा एक एग्जाम में, लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर भी हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि जो उसमें पॉजिटिव चीजें हैं उसे एटलीस्ट हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सामाजिक अंतःक्रिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि ग्रुप में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चा उन चीजों में भी रुचि लेने लगेगा। जब बच्चे को यह एहसास होगा कि प्रशंसा से उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिविटी आएगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया तभी टीचर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो बाकी का जो दूसरा पक्ष है जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें भी वो अच्छा करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर देखिए, ये विकल्प आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यही एकदम सही है, लेकिन बाकी के जो 3 विकल्प मैंने काटे वो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी विकल्प आपको ना समझ में आए उन विकल्पों को छांटिए जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ध्यान से समझिएगा। मोगली चूंकि बचपन से ही वो जानवरों के बीच में रहता था, जंगलों में रहता था, इसलिए वह जानवर के द्वारा जो भाषा बोली जा रही थी उसको एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि बच्चे का जो मदर टंग होता है वह अपने परिवेश में सीखता है अनौपचारिक तरीके से। जैसे बच्चे का जब परिवार में जन्म हुआ तो बच्चे के माता पिता, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा वही भाषा बच्चा एडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि यूपी में बच्चे ने जन्म लिया तो यहाँ की भाषा वो बोलना सीख जाएगा, जैसे हिंदी भोजपुरी बोलना सीख जाएगा। अमेरिका में बच्चे का जन्म हुआ तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। यहाँ के बच्चे के लिए अंग्रेजी कठिन है, लेकिन वहाँ अमेरिका में बच्चे के लिए हिंदी कठिन है, क्योंकि उसे ऐसा परिवेश मिला कि वह इंग्लिश ही बोलेगा।
यूपी वाला बालक हिंदी ही बोलेगा, साउथ वाला बालक तमिल तेलुगु मलयालम ही बोलेगा, क्योंकि जो अपने चीज परिवेश में वो देख रहा है उसी का अनुकरण करते करते वो बोलना सीखता है। अब चूंकि मोगली जब बचपन में था तब वह जानवरों के बीच में रहता था, इसलिए उसे जो परिवेश मिला उसकी भाषा उसने अडॉप्ट कर ली, यानी जानवरों की भाषा को उसने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस पक्ष का समर्थन करता है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो मानव के संपर्क में वो था ही कहां, वो तो बचपन से ही जंगल में रहता था, जानवरों के बीच में रहता था, तो मानव की भाषा के संपर्क में वो आया ही नहीं। जिस भी भाषा के संपर्क में आएगा उसी भाषा को वो एडॉप्ट कर लेगा अनुकरण करते करते, तो ये विकल्प निगेटिव है। तीसरा विकल्प देखिए, सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जन्म से भाषा का अर्जन का कुछ लेना देना नहीं है, भाषा का अर्जन परिवेश से लेना देना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका के बच्चे को अगर यूपी के किसी गांव में ला करके रख देंगे तो बच्चे का जन्म भले ही अमेरिका में हुआ है, वहां की मदर टंग इंग्लिश भले ही है, लेकिन उसे परिवेश यूपी का मिला तो वह यहां के लोगों के भाषा का अनुकरण करते करते हिंदी बोलना सीख जाएगा। वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा बल्कि अनुकरण करते करते वो हिंदी बोलना सीखेगा। तो यहां पर बच्चे की भाषा की क्षमता का उसके जन्म से कोई लेना देना ही नहीं है कि वहां का उसका जन्म कहां पर हो रहा है, उसके परिवेश से लेना देना है। मान लीजिए यूपी का कोई बालक जन्म लिया यूपी में, लेकिन उसे अमेरिका लेकर के चले गए जन्म होते ही, तो उसे परिवेश किसका मिला, इंग्लिश का मिला, तो वो क्या बोलना सीखेगा, वो इंग्लिश बोलना सीखेगा, ना कि हिंदी बोलना सीखेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा विकल्प देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, जीव वैज्ञानिक का मतलब कि जन्म से उसको कुछ समस्या थी, इस प्रकार का बोला जा रहा है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। हमारे पास क्या विकल्प बचा, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। यह विकल्प सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बच्चे का जब आयु शुरुआती दौर में जब बच्चा मदर टंग वो सीखता है अनुकरण करते हुए, तो उस समय उसके पास मानव की कोई भाषा नहीं थी, मानव भाषा का उसका अभाव था, उसके परिवेश में कोई भी मानव भाषा का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि वो जानवरों के बीच में रहता था और जानवरों ने जो भाषा बोली, जो भाषा का प्रयोग किया, वह उन्हीं की भाषा को एडॉप्ट कर लिया, अर्जित कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थ क्रियात्मकता यानी कि प्रैग्मेटिक्स किसकी ओर संकेत करता है। प्रैग्मेटिक्स का मतलब प्रयोजनवाद की सेंस में कहा जा रहा है, तो चूंकि ये हिंदी का प्रश्न है, पत्र है, तो लैंग्वेज के रूप में आपको इसको समझना होगा और इसका उत्तर देना होगा। देखिए, प्रैग्मेटिक्स का मतलब कि लैंग्वेज से संबंधित जोड़ करके आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में उपयोगवादी सिद्धांत क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो किसी भी भाषा को हम लोग क्यों सीखते हैं, हमारा लक्ष्य हिंदी भाषा को सीख करके हिंदी में 100 में 100 लाना नहीं है, बल्कि लैंग्वेज हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर पाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। आज हम लोग मान लीजिए कि 20 साल 17 साल 18 साल तक आप पढ़ाई करेंगे विद्यालय में, जिंदगी भर तो आप विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे ना उस भाषा को। उस भाषा का उच्चतम उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उस भाषा का प्रयोग कर पाए, और उस भाषा का प्रयोग वो कहां पर करेगा, अपने समाज में करेगा, अपने परिवेश में करेगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, भाषा के सामाजिक नियम के तौर पर देखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। देखिए, यहां पर सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि कविता के माध्यम से नहीं पॉसिबल है बच्चों को समझाना। तो कविता के माध्यम से जो व्याकरण होता है वो नहीं समझाया जा सकता है, बाकी समझाया जा सकता है। तो यहां पर निगेटिव वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के अगर विकल्पों की बात करें तो देखिए, कविता की अंतर्वस्तु यानी कविता का कंटेंट क्या है, कविता क्या कहना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है, तो ये तो बच्चे को समझाया जा सकता है कविता के माध्यम से, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। काव्यात्मक उपकरण, काव्य का मतलब कि कविता में कौन कौन से होते हैं, जैसे रस उसमें हो गया, उसके बाद से अलंकार आप पढ़ते हैं, इसके अलावा छंद पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, ये सब कविता के उपकरण माने जाते हैं, काव्य के उपकरण माने जाते हैं। तो इसका तो अध्ययन किया जा सकता है ना, बच्चों को बताया जा सकता है कविता के माध्यम से, तो ये भी हमारा एक तरीके से पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, शब्द भंडार की बात की जा रही है। शब्द भंडार यानी कि कविता के माध्यम से बच्चे नए नए शब्दों को तो जानेंगे ना, जैसे कोई भी कविता आप पढ़ाएंगे, बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर मेक द प्लेस अनटाइडी पिक देम अप, मान लीजिए ये कविता बच्चे को पढ़ाया गया, तो यहां पर जो भी शब्द आ रहे हैं जैसे कि बिट्स ऑफ पेपर, तो बिट नया शब्द बच्चे ने जाना, पेपर नया शब्द जाना, ऑफ नया शब्द वो जान रहा है, तो यहां पर
कविता के माध्यम से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। हमसे निगेटिव पूछा गया, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि कविता जो होती है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वो लय में तैयार किया जाता है, जिसमें व्याकरण के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, जबकि व्याकरण का नियम ये कहता है कि प्रत्येक शब्द अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन कविता में इसका ध्यान नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि हमें अंत में तुकबंदी भी तो बनाना है और ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जो कि बच्चे को कविता पढ़ने में आनंद आए, मजा आए। और अगर आप व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखेंगे तो वह आनंद उसमें से हट सकता है, क्योंकि तुकबंदी नहीं बनेगी। इसलिए कविता के माध्यम से बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता। ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। कहा किया जा रहा है कि जो बच्चे ने भाषा सीख लिया, यानी जो मदर टंग उसने सीखा है, उसका प्रयोग करके टारगेट लैंग्वेज जो है, जो लक्ष्य भाषा है, उसको सीखा जा रहा है। तो देखिए, जैसे मैं इंग्लिश जब पढ़ाता हूं तो आपको हिंदी में समझाता हूं। क्यों? क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो यहां पर मदर टंग का प्रयोग करने से क्या होता है? बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सीखने में मदद मिलती है। और ये किस में होता है? ये व्याकरण अनुवाद विधि में होता है, क्योंकि बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज सिखाना है, जो अंग्रेजी सिखाना है, उसके कठिन वर्ड्स का अनुवाद, ट्रांसलेशन बच्चे की मदर टंग में करके बताया जाता है। इसे ही बोलते हैं व्याकरण अनुवाद पद्धति, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। विकल्प नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? डिस्ग्राफिया के बारे में हमसे निगेटिव पूछा जा रहा है। देखिए, डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लिखने में अक्षमता को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे के लिखने की अक्षमता से नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह सीखने वाले की संगत पूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। तो लेखन क्षमता की बात की जा रही है, लिखने में अक्षमता, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। ठीक है, दूसरा देखिए, यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो देखिए, ये भी लिखने से अक्षमता की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। चौथा देखिए, यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो यहां पर भी लिखने में प्रॉब्लम की बात की जा रही है, तो ये भी सीधे तौर पर डिस्ग्राफिया से जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। तो डिस्ग्राफिया लिखने में अक्षमता की बात करता है, ना कि तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ये निगेटिव है, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन का डिटेल में सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।